of their melting point. Arrange the following in decreasing order of their melting point. Normal butyl chloride. Number 2, isobutyl chloride. Number 3, tertiary butyl chloride. ट्राई करना। तो आपको दिख रहा है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड कैसा होगा, ये वाला। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या होगा, ये वाला। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होगा, ये वाला। तो इधर से इधर अगर जाओगे तो आपके पास नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ते ही, पहले भी करा रखा है, नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता जाएगा। वॉन डर वाल्स फोर्सेस क्या होंगे आपके, धीरे 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 कम हो, सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगे। बस वॉन डर वाल्स फोर्सेस कम होते जाएंगे और वॉन डर वाल्स फोर्सेस कम होते जाएंगे। तो इसका क्या पूछा था मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। ये रहा आंसर। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधे अगला टॉपिक पे आइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, इसमें सीधे लिख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सपोज करो आपके पास में क्लोराइड है, आप जब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा और Cl- को हटा देगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यह कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लीजिए, दो टाइप की रहेगी ये। पहला, एक पूरे पेज पर लिखना, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, हमें ऐसे पार्टीशन करना है, SN1 SN2 अलग अलग, और इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। SN1 SN2, SN1 को आप लिख दीजिए SN1 प्लस, अपनी जानकारी के लिए। SN2 में ऐसे डॉट 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 बना लीजिए और पार्टीशन कर दीजिए। SN1, इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूलैरिटी इसकी होगी 1। रिएक्शन क्या है, अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है और इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में HBr, और इस रिएक्शन का हमने पढ़ना है मैकेनिज्म। लिख लीजिए, मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, बताऊं कैसे आई। आइए, तो इसमें दो स्टेप में रिएक्शन होगी। स्टेप 1 में सबसे पहले ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, स्लो स्टेप रहेगा और ये आयनाइज हो जाएगा, और Br- अलग कर देगा। स्टेप 2 में इस टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन पर OH- अटैक करेगा और ये होगी फास्ट रिएक्शन और आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट। लिखिए, कुछ स्टेप्स लिखते हैं इसमें, इसी में नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, है ना। आप SN1 में ही लिखना। पहली बात, रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। लिखिए, रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स।
दूसरी बात, अगर ये 2 स्टेप में हो रही है तो मुझे बताइए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? स्टेप 1। ये वाला। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है? ये 1। और अगर मैं आपसे बोलूं रेट लॉ लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी गिवन बाय दिस स्टेप। एक पर है तो सिर्फ ये होगी, आपके पास सिर्फ एक काम कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इसकी? 1। और ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, राइट? देखिए इसको। तीसरी बात, हमें पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। 3 डिग्री कार्ब कैटायन इसमें बनता है इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा उतना ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन या यूं कहो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम 2 डिग्री हैलाइड की, और सबसे कम 1 डिग्री हैलाइड की। क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्ब कैटायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन होगा उतना ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और 3 डिग्री हैलाइड का कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए दूसरी बात ये कि सपोज करो आपके पास 3 डिग्री हैलाइड है, एक बार है क्लोराइड, एक बार है फ्लोराइड, एक बार है क्लोराइड, एक बार है ब्रोमाइड, और एक बार है आयोडाइड। तो तीनों ही 3 डिग्री आ गए। अब कौन जल्दी काम करेगा? तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। तो साइज के हिसाब से अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद में आपके पास सबसे कम होगा फ्लोराइड, फिर होगा क्लोराइड, और फिर होगा ब्रोमाइड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को ये बताइए कि CH3 फ्लोराइड, CH3 ब्रोमाइड और CH3 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो ये वाला निकलेगा। ठीक है, तो आयोडाइड वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। लिख लीजिए दूसरा। क्यों? वजह समझ जाना, साइज बड़ा है इसलिए बॉन्ड वीक होगा इसका। कि मुझे ये तो पता है कि 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड ये, बट अगर मेरे पास ये आ जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो फ्लोराइड का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का बड़ा, ब्रोमीन का बड़ा, आयोडीन का बड़ा। तो जितना बड़ा साइज होता जाता है तो इधर से इधर जो होगा साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसका मतलब है ये बॉन्ड बड़े आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आयोडाइड की होती है। अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। 2 डिग्री ब्रोमाइड है और 1 डिग्री आयोडाइड, ऐसे नहीं बोलते ना, तो फिर हमें 2 डिग्री वाला ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। अगर आपको ये बोल देता है कि इन दोनों में से बताइए कौन रिएक्टिव है SN1 के लिए, तो SN1 के लिए 2 डिग्री ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। SN1 is carried out, SN1 is carried out in presence of polar protic solvent, in presence of polar protic solvent like ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर भी हो और प्रोटिक भी हो। प्रोटिक का मतलब जो H+ देना चाहते हैं, क्लियर? तो लिखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड, HCl, H2SO4,
H2O, ये सारे पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड रेसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म। अब ये रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है ये आपको बाद में बताएंगे। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड रेसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म। चल, तो ये था हमारे पास SN1 मैकेनिज्म। और एक बार फाइनली लिख लीजिए, SN1 के नाम से आपको क्या क्या समझ में आता है। यहां से समझ में आएगा कि ये किस लिए लिखा है हमने, इंटरमीडिएट कार्ब केटायन बनता है। 1 का मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर कितना होगा इसका 1। क्लियर? इंटरमीडिएट कार्ब केटायन बनता है तो 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड। और आयोडाइड हमेशा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता ही है। तो ये बातें हमें सिर्फ इतने से, इसको लिखते ही हमें ये सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो लिख दीजिए वंस मोर में। आइए, SN2 मैकेनिज्म, रिएक्शन लिखिए। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखिए स्टेप 1, यहां पर OH माइनस आयन इस कार्बन पे अटैक करता है, लेकिन ये उस साइड से अटैक करता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इसको क्या मिलता है, कम मिलता है। यहां पर हाइड्रोजन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। आप ऐसा समझ ना, इसलिए छोटे साइज के कारण लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। इसलिए OH माइनस आयन इधर की तरफ से इस कार्बन पे अटैक करना शुरू करता है। बनाइए इसको, इधर से OH माइनस आयन अटैक नहीं कर पाएगा, लार्जर साइज, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। अब क्या होता है, ये इधर से इससे जुड़ता है, तो देखना इधर ध्यान से, हाइड्रोजन इधर बनाए, अगले में हाइड्रोजन आपको ऐसे बनाना है। ये यहां पर OH माइनस आयन जुड़ता हुआ है और Br माइनस आयन टूटता हुआ है। इसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट कार्बन है। कार्बन कभी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, इसीलिए ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। ट्रांजिशन स्टेट, और ये यहां से जुड़ जाएगा, वो अलग हो जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। OH माइनस आयन इस कार्बन पर अटैक करने की जगह ढूंढता है, तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इसको कम मिलता है, OH माइनस आयन वहीं से इस कार्बन को अप्रोच करने की कोशिश करता है। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए यहां से अटैक नहीं कर पाता। अगले स्टेप में सुनना इधर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हाइड्रोजन पर एक रिपल्शन लगता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन इधर की तरफ हो जाती है। ये उसी तरह से मान लीजिए कि ये आपके पास में अम्ब्रेला था इस तरह से, और इधर से हवा आई तो ये अम्ब्रेला इनसाइड आउट हो गया, हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो ये स्टेप इसमें हो जाती है कि पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसे करके ऐसे पलट जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टेप इसमें होती है। वेल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। OH माइनस आयन इस कार्बन पर अटैक करता हुआ है, तो Br माइनस जुड़ता हुआ अलग हो रहा है। यहाँ पर कार्बन पेंटावैलेंट स्टेट में है,
इसीलिए ये अनस्टेबल होगा और इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, जो तुरंत ही टूट जाती है, Br माइनस अलग हो जाता है और OH माइनस आयन जुड़ जाता है। क्लियर? लिखिए इसमें नंबर 1 कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई? एक स्टेप में। सिंपल। देखिए रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो इस स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दोगे आप? ये दो चीजें हैं, इन दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो ये हो गया R इज इक्वल टू K, हो गया 3 डिग्री हैलाइड, सॉरी हैलाइड प्लस OH माइनस आयन। ये हो गया इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे कितने हैं? 2 हैं, तो ऑर्डर कितना आ गया? 2। कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं? 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी? 2। अब हमें पता है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेप में OH माइनस आयन उस पर अटैक कर रहा था, उस कार्बन पर अटैक कर रहा था जहां पर स्मॉल साइज हो, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। यानी कि अगर किसी कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम आएगा? 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हम आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, उसमें 1 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी, फिर 2 डिग्री हैलाइड की और फिर 3 डिग्री हैलाइड की। OH माइनस आयन उस कार्बन पर अटैक कर पाया जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो 1 डिग्री हैलाइड आपके पास ये होता है, तो 3 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हैलाइड आपके पास में ये होता है, या ऐसे समझ लो 1 डिग्री हैलाइड आपके पास क्या है? ये, तो इस पर कौन है? एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन। 2 डिग्री हैलाइड में क्या होता है? 2 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, यहां पर एक ही था, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। अब 3 डिग्री हैलाइड क्या होगा? इस तरह से, तो बड़े बड़े 3 हैलाइड है, अब कार्बन कहां से अटैक करेगा? इसीलिए 1 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ए पार्ट हो गया रिएक्टिविटी का। बेटा हाँ, नहीं रिएक्शन ही बहुत कम जाएगी उधर की तरफ। अगर आपके पास 3 हैं और एक OH माइनस आयन है तो 1 डिग्री पे अटैक करेगा, 2 डिग्री पे नहीं करेगा, 3 डिग्री पे नहीं करेगा, और ऑफ कोर्स 3 डिग्री में टाइम ज्यादा लग जाएगा। इवन 3 डिग्री पे अटैक करने की बजाय यहां पर SN1 रिएक्शन हो जाएगी, SN2 नहीं होगी। हाँ, तो भाई आपके पास क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब मैं बोलूं आपसे इन दोनों में से कौन रिएक्टिव है? अब आप देख लो ना, इसमें तो 3 हाइड्रोजन है छोटी छोटी और 1 ब्रोमीन है, जबकि इसमें क्या है? तो 1 CH3 आ गया, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है ना। अब 1 डिग्री पे भी कई टाइप का है, ये भी 1 डिग्री कहलाता है, ये भी 1 डिग्री कहलाता है, बट इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। और कोई? आइए बी पार्ट। अगर मैं आपसे बोलूं RF, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री दिया है, मतलब मैंने आपको ये दिया है। मैं आपसे बोलूं कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? अब सारे 1 डिग्री हैं, लेकिन हमें पता है इसका साइज बड़ा होता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये आसानी से टूटेगा, यानी कि आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसा हमने SN1 में पढ़ा था।
और पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल because carbon atom is bonded with 5 bond. अगला लिखिए, the configuration of carbon atom which is under attack inwards in the same way as umbrella is turned inside out. Umbrella is turned inside out in a strong wind. This process is called as Walden inversion. Or rapid umbrella inversion. आइए, तो क्या क्या आया हमारे पास? वंस मोर, SN2 को हमने ऐसे लिखना है। इससे हमें पता लगेगा कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक ही चीज सुनिए, पहले सुनिए, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस का काम होता है। तो सबसे ज्यादा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, और सबसे कम जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और आयोडाइड तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता ही है किसी भी केस में। ठीक है, 2 लिखा है तो इस 2 से मुझे पता लग रहा है इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2। हाँ, ये बात है कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इससे मुझे यह भी पता लग रहा है कि इसमें वाल्टन इन्वर्जन भी होगा। लिख लीजिए, आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा था, वो SN2 मैकेनिज्म को ही सपोर्ट करता है। आप हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, वो भी SN2 को सपोर्ट करता है, अल्कलाइन मीडियम। आपने ईथर की रिएक्शन HI से कराई थी, उसमें भी कई तरह की रिएक्शन करी थी हमने इसमें ये पढ़ा था कि पहला ईथर को ये चेक करते हैं कि 3 डिग्री तो नहीं है। अगर वो 3 डिग्री कार्पेटाइन बन सकता है, रेजोनेंस स्टेबल है, तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, इसके अलावा RX प्लस KCl, तो ये कुछ रिएक्शन है जो SN2 मैकेनिज्म को सपोर्ट करती है।